नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील जांगेड आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के जो बेसिक्स होते हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं, उसमें से एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखो, होता क्या है ना कि किसी भी सब्जेक्ट या लैंग्वेज को आप चाहते हैं कि उसके ऊपर बहुत अच्छी कमांड आपकी हो जाए, तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट जो होता है वो उस सब्जेक्ट या लैंग्वेज से रिलेटेड जो बेसिक केसेस होते हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा करता है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, आप मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, या फिर आप जीएस में चले जाएं, या फिर कोई भी लैंग्वेज है, चाहे वो इंग्लिश है या फिर किसी भी कोई दूसरी लैंग्वेज, हिंदी हो गई या कोई फॉरेन लैंग्वेज है। जितने ज़्यादा आपके बेसिक सॉलिड हैं, तो उतना ही ज़्यादा आप उस सब्जेक्ट या लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रेसिव वर्क कर सकते हो। ठीक है। अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये फील किया है, मैंने देखा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टार्टिंग में एक जो है कमांड उस पे कर लेते हैं, किसी भी सब्जेक्ट या लैंग्वेज पे वो एवरेज उसमें बन जाते हैं, लेकिन जब स्कोर की बात आती है तो स्कोर करने में उन लोगों को बहुत अच्छी खासी प्रॉब्लम जो है फेस करनी होती है। आप जो है एसएससी सीजीएल या सीपीओ के मेंस का कोई एग्जाम जब कोई स्टूडेंट देता है, या फिर जो है बैंक वगैरह में पीओ का जब एग्जाम देता है, तो सबसे ज़्यादा जो इशू बनता है वो इशू बनता है स्कोर करने का। ठीक है। क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेक्शन हो पाता है। तो स्कोर जो आपका होता है, सपोज करो आप सीजीएल वगैरह या सीपीओ वगैरह का एग्जाम दे रहे हो मेंस में, अब 200 में से जो स्टूडेंट जिसने भी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है, मेंस तक जो पहुंच गया है, मेरा ऐसा मानना है कि मेंस जब वो जा रहा है तो उसने प्रीलिम्स को अच्छे से तैयार किया है, मेंस में उसने एंटर किया है, तो हर कोई स्टूडेंट जो है वो 130 या फिर 140 मार्क्स जो है, इतने मार्क्स बहुत इजीली ले लेता है। क्योंकि अच्छे से उसने कोचिंग भी की है, वो पढ़ा भी है, उसने प्रीवियस ईयर्स को भी अच्छे से रिसर्च कर रखा होता है, तो इतने मार्क्स जो हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑब्टेन कर लेते हैं, ले लेते हैं। लेकिन मैटर करता है आपका सिलेक्शन जो होता है, मेंस वगैरह यदि आप दे रहे हो तो आपके मार्क्स होने चाहिए कम से कम 160 प्लस तो होने चाहिए। ठीक है। 160 प्लस तो रिक्वायर है ही, उसके और ज़्यादा प्लस जितने जाते हैं वो और भी पॉजिटिव पॉइंट आप लोगों के लिए हो जाता है। तो जब यहाँ की हम बात देखते हैं ना, ये स्टूडेंट इतने मार्क्स वो ले लेता है, लेकिन ये जो बीच का गैप है ना, 30 मार्क्स का जो गैप होता है, ठीक है, इसको ब्रेक करना उसके लिए एक चैलेंज बन जाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि आप इसको भी बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, बशर्ते आपके जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो बहुत सॉलिड तरीके से यदि आपने उन पे काम किया है तो। ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करें तो मैंने आप लोगों के लिए क्या प्लान किया है कि कुछ हर रोज की कुछ वीडियोस में आप लोगों के लिए जो है फंडामेंटल्स पे भी हम बात करें, जिससे जो भी स्टूडेंट, चाहे वो आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियोस जो है बहुत ही हेल्पफुल होंगी। और आने वाले टाइम में जो सीईटी जो अप्लाई होगा एग्जाम्स के अंदर, जो एक तरीके से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा, तो उसमें स्टूडेंट्स को यदि बेसिक नॉलेज है, यदि आप यहाँ से पढ़ रहे हो और फंडामेंटल्स की नॉलेज आप ले रहे हो, तो ये वीडियोस तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे हेल्प करेंगी, बहुत ही जो है आपको बेनिफिट्स इनसे होने वाले हैं। क्योंकि आपके बेसिक सॉलिड होंगे तो बेसिक्स जो है ना सिर्फ अच्छे एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस को बनाने में हेल्प करते हैं, बल्कि जो सिंपल चीज़ें होती हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम में, उसमें भी आपको यहाँ से मदद मिलेगी। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं, आज का जो हमने फंडामेंटल्स में जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो हम डिस्कस करेंगे। बेशक ये आपके सामने मेन वर्ब्स, इसके बारे में हम बात करेंगे, मेन वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मेन वर्ब को काफ़ी जो है काफ़ी एनहेंस किया जा सकता है, काफ़ी एक्सपेंड किया जा सकता है
इसी में बहुत कुछ बातें हम ऐसी हैं जो हम सीख सकते हैं, जो आपको जो है इनडायरेक्टली और भी दूसरे चैप्टर्स में मदद करती हैं। जैसे आप वॉइस में जाते हैं, नरेशन में जाते हैं, या फिर खुद वर्ब का चैप्टर है, और भी दूसरे जो टेंस चैप्टर है, इन सभी चैप्टर्स में भी इस जो बेसिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेन वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है, इससे आपको बाकी के दूसरे चैप्टर्स में भी बेशक बहुत सारी मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जरा, आज का जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में मेन जो हम बात करेंगे, वो है मेन वर्ब। ठीक है, ओके। होता क्या है कि मेन वर्ब को हम जाने तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, मेन वर्ब वो वर्ड होता है जो किसी सेंटेंस में बताता है बीइंग के बारे में, या तो फिर डूइंग के बारे में, या तो हैपनिंग के बारे में। ये डेफिनेशन होती है मेन वर्ब की, कि वर्ब इज अ वर्ड विच शोज बीइंग, डूइंग और हैपनिंग ऑफ एन एक्शन। वर्ब जो होती है, मेन वर्ब जो होती है, वो एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी सेंटेंस में किसी एक्शन के बीइंग यानी कि होने के बारे में बताता है, उसके डूइंग के बारे में, उसके करने के बारे में बताता है, या तो उसके हैपनिंग को रिप्रेजेंट करता है, वही मेन वर्ब कहलाता है। ठीक, अब देखो यहां पे, और हम इसको आगे बढ़ाएं तो आपको पता होगा मेन वर्ब के अंडर एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हुआ करती है, और ये बेस वर्ब है, और इस फर्स्ट फॉर्म के साथ हम मेन वर्ब के तौर पे एस का भी यूज करते हैं। ये हो गया एक जो है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, एक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी हम यूज करते हैं, और एक मेन वर्ब के तौर पे उसके साथ आईएनजी भी यूज की जाया करती है। यही मेन वर्ब हुआ करती है। कौन कौन सी वर्ब? मैंने कहा फर्स्ट फॉर्म, बेस वर्ब, एस का यूज भी हम किया करते हैं, जो है ये हो गया सेकंड पार्ट आपका। फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हुआ करती है, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, ये सारी की सारी मेन वर्ब हुआ करती हैं। इनको थोड़ा सा इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि हर कोई वर्ब जो है उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो कब कब यूज की जाया करती है। देखो होता क्या है कि एक जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस जो है, ये दोनों की दोनों, इनको हम यूज करते हैं जो भी आपके प्रेजेंट में, प्रेजेंट के जो स्केड्यूल्ड एक्शंस होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट में जो भी आपकी परमानेंट एक्शंस होते हैं, जो भी फ्रीक्वेंट एक्शंस आपके हुआ करते हैं, उनको बताने के लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। ये एप्लीकेशन होती है किसकी? फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एस, राइट। आप प्रेजेंट टेंस में देखें तो प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जो होता है, उसको प्रेजेंट के जो स्केड्यूल्ड एक्शंस हैं, परमानेंट एक्शंस हैं, फ्रीक्वेंट एक्शंस हैं, जो रूटीन एक्शंस हमारे होते हैं, उनको बताने के लिए इन दोनों का ही यूज कर लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ जो एस है, राइट। फिर सेकंड देखना जरा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हुआ करती है, ये यूज की जाती है जो पास्ट के स्केड्यूल्ड एक्शन है, पास्ट स्केड्यूल्ड या फिर परमानेंट एक्शंस जो हुआ करते हैं, उनको बताने के लिए हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है। पास्ट के जो परमानेंट एक्शंस हैं, स्केड्यूल्ड एक्शंस हैं, ठीक है, उनको बताने के लिए हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट देखो, एक हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो मेन वर्ब होती है, वो किसी सेंटेंस में परफेक्शन को शो करने के लिए या तो कंप्लीशन को शो करने के लिए यूज की जाती है। किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन है, उस एक्शन के अंदर जब आप परफेक्शन शो करना चाहते हो, कंप्लीशन को शो करना चाहते हो, समाप्ति को बताने के लिए हम जो है यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और रही बात फोर्थ जो है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है, इसको यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस के अंदर कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रोग्रेसिव फॉर्म को बताने के लिए, जो भी कॉन्टिन्यूटी कह लो या फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म जो है, प्रोग्रेसिव सिचुएशन को बताने के लिए हम इसको यूज किया करते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को।
जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के हों या फिर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होते हैं, उन सभी में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रोग्रेसिव फॉर्म को बताने के लिए या फिर कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए यूज की जाती हैं। इन्हीं चारों के बारे में मैंने आपको बताया, यही मेन वर्ब हुआ करती हैं। ये दोनों की दोनों प्रेजेंट में स्केड्यूल्ड परमानेंट फ्रीक्वेंट एक्शंस को बताने के लिए, सेकंड फॉर्म पास्ट के अंदर स्केड्यूल्ड परमानेंट और फ्रीक्वेंट एक्शंस को बताने के लिए, थर्ड फॉर्म किसी भी सेंटेंस में परफेक्शन, कंप्लीशन, समाप्ति को शो करने के लिए, और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कॉन्टिन्यूटी या तो फिर प्रोग्रेसिव सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इनको यूज किया जाता है। ये बातें मैंने आपको अभी तक बताई हैं। ओके, और फर्दर डिवाइड करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। देखो जरा, मेन वर्ब के बारे में हम बात करें तो मेन वर्ब दो तरीके से मेन वर्ब हुआ करती हैं, आपको पता होगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। एक ट्रांजिटिव वर्ब करके इसको हम जानते हैं, और एक जो मेन वर्ब हुआ करती है वो हुआ करती है इंट्रांजिटिव वर्ब। दो तरीके से मेन वर्ब हुआ करती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक बार जब आप इनको जानोगे तो आप देखोगे कि आपकी लैंग्वेज के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त रिवॉल्यूशन आपका होता है। और क्योंकि सारे के सारे चैप्टर इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में इनका लिंक है, तो ऐसा नहीं है कि वर्ब के बारे में मैं बता रहा हूं तो ये लिमिटेड है, सिर्फ वर्ब चैप्टर तक ही लिमिटेड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर हर कोई पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है, उनका सबका आपस में कोई ना कोई रिलेशन हुआ करता है। तो ये चैप्टर जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है मेन वर्ब का जो केस मैं बता रहा हूं, ये आपको वर्ब के अलावा और भी वेरियस चैप्टर्स हैं जो बाकी के दूसरे चैप्टर्स हैं, उसमें भी आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, और क्योंकि बेसिक्स हैं, इन्हीं पे कोई भी लैंग्वेज टिकती है। इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो सॉल्यूशन हमेशा के लिए आपके पास हो जाएगा। देखो, ट्रांजिटिव की हम बात करें तो हिंदी में ट्रांजिटिव को बोलते हैं सकर्मक। जो वर्ब होती है, क्रिया होती है सकर्मक, और ये इंट्रांजिटिव जो है इसको अकर्मक बोला जाता है। ये बात आप लोगों को पता होगी। अच्छा, ट्रांजिटिव का मतलब होता है वो वर्ब्स जो वर्क करती हैं, मूव अक्रॉस का वर्क करती हैं, मूव अक्रॉस, या फिर ये कह लो वो वर्ब जो ट्रांसफर करने का काम करती हैं। ये थोड़ा सा समझना। मूव अक्रॉस मैंने कहा, मूव अक्रॉस का मतलब है मूवमेंट होना। अक्रॉस, अक्रॉस प्रेपोजिशन होती है जिसका मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, एक साइड से दूसरी साइड पे मूवमेंट होना, यानी कि ट्रांसफर हो जाना। उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं, जो ये मूव अक्रॉस का काम करती हैं, ट्रांसफर करने का काम करती हैं। क्या ट्रांसफर करती हैं वो थोड़ा सा समझ लो। कॉन्सेप्ट इसमें कहता है कि जब भी सेंटेंस में यूज होने वाला सब्जेक्ट किसी वर्ब को, किसी वर्ब का जो इफेक्ट होता है उसको ट्रांसफर कर देता है वर्ब के बाद मिलने वाले नाउन या प्रोनाउन पे। ठीक है, मैंने कहा सेंटेंस में यूज होने वाला सब्जेक्ट जब किसी वर्ब के एक्शन को वर्ब के बाद मिलने वाले नाउन या प्रोनाउन पे ट्रांसफर कर देता है तो वही ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। या फिर ये कह लो कि जब भी सेंटेंस में वर्ब के द्वारा होने वाले एक्शन का इफेक्ट किसी नाउन प्रोनाउन पे पड़ता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो जाया करती है। और ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जो हैव एनी ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब के अंदर कोई ना कोई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हुआ करती है। तो इसमें क्या होगा, जो ये ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव अक्रॉस किया जाएगा, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट उस वर्ब को ट्रांसफर कर देता है, वर्ब के इफेक्ट को ट्रांसफर कर देता है, किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर वो ट्रांसफर कर देता है। उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोला करते हैं। जबकि ये जो वर्ब होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, ये वो वर्ब होती है जो कैन नॉट ट्रांसफर करने का काम नहीं कर पाती है, यानी कि वर्ब का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट जो है उसके बाद मिलने वाले नाउन प्रोनाउन पर जब इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है तो वो वर्ब जो है इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है।
और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हुआ करता है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो जब ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है तो मूव अक्रॉस करने का काम पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये बेसिक डिफरेंस दोनों में हुआ करता है। ट्रांजिटिव, मैंने कहा कि ट्रांजिटिव जो मूव अक्रॉस का काम करती हैं, सब्जेक्ट के द्वारा वर्ब का इफेक्ट जब ट्रांसफर कर दिया जाता है वर्ब के बाद मिलने वाले नाउन प्रोनाउन यानी कि ऑब्जेक्ट पे, तो वो वर्ब होती है ट्रांजिटिव। और जो ऐसा ना कर पाए वो इंट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद कोई भी क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिला करता है। ठीक है, और ये भी समझ ले कि इंट्रांजिटिव के अंदर ये जो इन नाम का वर्ड है ना, इन, ये प्रीफिक्स है, और ये प्रीफिक्स जो होता है इसका मतलब होता है नॉट, नॉट को रिप्रेजेंट करता है। इन नाम का जो वर्ड है, आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, इनऑडिबल, इनएक्सेसिबल, इनकोरिजिबल, इनकम्बस्टिबल, इंडेलिबल, इंडिस्पेंसिबल, इनएफिबल, इनएविटेबल। ठीक है, और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें जो प्रीफिक्स होता है, इन नाम का प्रीफिक्स होता है, वो नोट की सेंस को रिप्रेजेंट किया करता है। इन और एम, ये दोनों के दोनों नोट को शो करने वाले प्रीफिक्स हुआ करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने कहा ट्रांजिटिव वो वर्ब्स जो हैव एनी ऑब्जेक्ट, जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव ये वो वर्ब्स जिनके बाद हैव नो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हुआ करता है। एक बात और समझ लें, मैं यहां पे आपको मेंशन कर रहा हूं, किसी भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट जो होता है व्हाट हुम का रिप्लाई होता है। ऑब्जेक्ट जो है वो व्हाट हुम का रिप्लाई हुआ करता है हमेशा। यानी कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ये डिपेंड करता है व्हाट या तो हुम पे, क्योंकि व्हाट और हुम का ही रिप्लाई हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो व्हाट या हुम से हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं किसी भी सेंटेंस में, और यदि व्हाट और हुम का रिप्लाई मिल रहा है तो इट मींस वहां पे ऑब्जेक्ट है, वर्ब ट्रांजिटिव होती है। और यदि व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं है तो इट मींस ऑब्जेक्ट नहीं है, और फिर वो वर्ब आपकी सेंटेंस में इंट्रांजिटिव हो जाया करती है। कैसे क्वेश्चन करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें। किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, आपको पता होगा कि हम पहले यूज करते हैं H.V यानी कि हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, और फिर जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, फिर मेन वर्ब का यूज करते हैं ये, और लास्ट में हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ये तरीका होता है। लेकिन मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट जो है वो व्हाट और हुम का रिप्लाई होता है। तो व्हाट और हुम से जब क्वेश्चन करेंगे तो सब स्टार्टिंग में हम क्या यूज कर लेते हैं, WH वर्ड जो हैं आपके, और वो WH वर्ड जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो एक व्हाट है और एक कौन है, हुम है। इनका रिप्लाई जो है हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो व्हाट और हुम से क्वेश्चन करेंगे तब रिप्लाई आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में ये आप क्या यूज कर देते हैं, साइन ऑफ इंटेरोगेशन यूज कर देते हैं। ठीक है, व्हाट और हुम से जब क्वेश्चन करेंगे तो उसका रिप्लाई जो असर्टिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है, उसमें आपको व्हाट और हुम का रिप्लाई देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये WH वर्ड व्हाट या हुम से क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब का यूज किया करते हैं। कुछ सेंटेंसेस चेक करते हैं, चलिए देखो जरा। एक सेंटेंस में कह रहा हूं, The child sang a wonderful song in the party yesterday। ये एक सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा है। The child sang a wonderful song in the party yesterday। इस सेंटेंस में थोड़ा ध्यान देना, ये जो वर्ड है सैंग नाम का वर्ड, ये वर्ब है, और जो है ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, हमें ये बात तय करनी है सेंटेंस के अंदर। तो ट्रांजिटिव यदि वर्ब है तो हमें पता है कि उस वर्ब के बाद व्हाट या हुम का
जो है रिप्लाई आपको मिलेगा। इस वर्ब का इफेक्ट किस पे हो रहा है, वो वर्ड जो है वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो व्हाट या तो whom का रिप्लाई आपका हुआ करता है। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे इस सेंटेंस में यदि आप ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना चाहते हो? सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड से हम क्वेश्चन करेंगे। व्हाट से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बात और समझ लो, व्हाट से जब क्वेश्चन करते हैं तो व्हाट का जो रिप्लाई होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, मैंने बताया कि व्हाट से जब क्वेश्चन करते हैं तो व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद इसका जो रिप्लाई होता है, व्हाट का जो रिप्लाई होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो हुआ करते हैं जो नॉन लिविंग नाउन्स हुआ करते हैं, नॉन लिविंग नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, और जब हम whom से क्वेश्चन करते हैं तो whom से क्वेश्चन करने के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग नाउन्स या प्रोनाउन हुआ करते हैं, लिविंग को रिप्रेजेंट करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। व्हाट से जब क्वेश्चन किया तो व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट करता है, और whom से क्वेश्चन करने के बाद जो उसका रिप्लाई है वो जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो लिविंग को रिप्रेजेंट करता है। उसमें पर्सन भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो यहां पे sang का जो रिप्लाई है सॉन्ग, ये whom का रिप्लाई तो नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन लिविंग है, ये सिर्फ किसका रिप्लाई हो सकता है, व्हाट का। तो व्हाट से क्वेश्चन करते हैं क्या ये sang का इफेक्ट सॉन्ग पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, वो हमें देखना है। व्हाट से क्वेश्चन कैसे करेंगे, व्हाट का मैंने यहां पे यूज कर लिया WH वर्ड, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म के लिए हम यूज करते हैं क्या, डिड का यूज करते हैं। व्हाट डिड द चाइल्ड, और फर्स्ट फॉर्म क्या, सिंग। व्हाट डिड द चाइल्ड सिंग इन द पार्टी येस्टरडे, कहने का मतलब कि चाइल्ड ने क्या सिंग किया इन द पार्टी येस्टरडे, तो रिप्लाई मिला द चाइल्ड सैंग ए वंडरफुल सॉन्ग। तो ये जो सॉन्ग नाम का वर्ड है ना, बेशक ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये किसका रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है। और जैसे ही व्हाट का रिप्लाई मिल गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, तो ये वर्ब जो है आपकी ये हो जाया करती है, ट्रांजिटिव वर्ब बन जाया करती है। ट्रांजिटिव वर्ब ये आपकी हो गई है। एक चीज और समझ लें कि व्हाट और whom से तो मैंने बता दिया, व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, whom का रिप्लाई जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ करता है। उसके बाद देखो एक हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ, इससे जब हम क्वेश्चन करते हैं किस प्रकार का, व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ, इससे जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसका रिप्लाई हमेशा जो है वो एडजेक्टिव हुआ करता है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसका रिप्लाई हमेशा कौन होगा, एडजेक्टिव हुआ करता है। हाउ से जब हम क्वेश्चन करते हैं, हाउ, हाउ यानी कि कैसे, और व्हाट काइंड ऑफ किस प्रकार का। ठीक है, हाउ से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हाउ का रिप्लाई हमेशा एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर को बताने वाली जो है एडवर्ब इसका रिप्लाई हुआ करती है। व्हेन से जब हम क्वेश्चन करते हैं, व्हेन यानी कि कब, राइट, तो व्हेन का जो रिप्लाई होता है वो हमेशा एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ करता है। वेयर से जब हम क्वेश्चन करते हैं वेयर, तो वेयर यानी कि कहां, ठीक है, और वेयर से क्वेश्चन करने के बाद इसका जो रिप्लाई होता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम। यहां पे व्हेन से जब क्वेश्चन किया, व्हेन यानी कि टाइम के बारे में बात कर रहा होता है, टाइम होता है। और वेयर से जब क्वेश्चन करते हैं तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये इसका रिप्लाई हुआ करता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बेसिक बातें हैं जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए। यही वो फंडामेंटल्स हैं जो आपको सेंटेंस में मिलने वाले जो डिफरेंट वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये आइडेंटिफाई करने में आपको बहुत ही ज्यादा इनसे मदद मिला करती है। ठीक है, आपकी एक लैंग्वेज को कंप्लीट कर देते हैं ये बेसिक्स जो हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी सब्जेक्ट में भी जितने भी ज्यादा सॉलिड आपके बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स जितने ज्यादा सॉलिड हैं, उतना ही इफेक्टिवली हम उस सब्जेक्ट या लैंग्वेज के अंदर काम किया करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के फंडामेंटल्स की, तो उसके अंदर ये अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में देखो,
इस सेंटेंस में यदि मैं व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हमेशा कौन होता है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है। तो व्हाट काइंड ऑफ से जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके तुरंत बाद हम क्या यूज करते हैं? नाउन यूज करते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को। कैसे क्वेश्चन करेंगे? व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग, व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग, व्हाट काइंड ऑफ या तो व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग डिड द चाइल्ड सिंग इन द पार्टी यस्टरडे, किस प्रकार का सॉन्ग जो है उसने सिंग किया इन द पार्टी यस्टरडे। तो रिप्लाई मिला द चाइल्ड सैंग ए वंडरफुल सॉन्ग। तो ये जो वंडरफुल नाम का वर्ड है ना, बेशक ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है। व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई आपका हो गया है। और व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हमेशा क्या हुआ करता है? एडजेक्टिव हुआ करता है। ये आपका हो गया, ठीक है। और देखो, फिर मैं कह रहा हूं कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, वेयर से क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वेयर डिड द चाइल्ड सिंग अ वंडरफुल सॉन्ग यस्टरडे, कहां पे सिंग किया है? तो रिप्लाई क्या मिला? द चाइल्ड सैंग ए वंडरफुल सॉन्ग इन द पार्टी। अब आप जानते हो प्रेपोजिशन प्लस नाउन जो होता है, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, इन प्रेपोजिशन होगी, पार्टी नाउन हो गया। प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज होती है, और ये फ्रेज किसका काम करती है? एडवर्ब का काम कर दिया करती है। और ये एडवर्ब तो है ही, साथ के साथ ये एडवर्ब ऑफ क्या है? प्लेस है। और ये किसका रिप्लाई है? ये वेयर का रिप्लाई है। कहां पे सिंग किया है? इन द पार्टी सिंग किया है, ठीक है। तो ये इन द पार्टी नाम का जो वर्ड है, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, मेक श्योर, ये बात मैं अगले जो है वीडियो में भी, आगे बाकी की लेक्चर्स में भी आपको बता दूंगा। खैर आप यहां पे लिख सकते हो, देख सकते हो, यहां पे ही मैं बता दे रहा हूं। प्रेपोजिशन प्लस नाउन जो होता है ना भाई, वो इज इक्वल टू फ्रेज होता है, ठीक है। प्रेपोजिशन प्लस नाउन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो फ्रेज होता है। और ये जो फ्रेज होता है प्रेपोजिशन प्लस नाउन, वो वर्क करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है एडवर्ब का वर्क करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फ्रेज जो है एडवर्ब हुआ करती हैं, और एडवर्ब के साथ ये क्या भी हो जाती हैं? एडजेक्टिव भी हो जा करती हैं जो फ्रेज होती हैं, ठीक है। 90% केसेस में वो एडवर्ब ही मिलेंगी आप लोगों को, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें एडजेक्टिव हो जाया करते हैं। जैसे यहां पे इन द पार्टी जो है, ये वेयर का रिप्लाई है, और ये प्रेपोजिशन प्लस नाउन, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? सैंग को। कहां पे सैंग किया है? इन द पार्टी, पार्टी में सैंग किया है। तो वर्ब को जो क्वालिफाई करे, इन द पार्टी, पार्टी में सैंग किया है, तो ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस आप लोगों के लिए हो चुका है, राइट। फिर उसके बाद देखो, ये येस्टरडे नाम का जो वर्ड है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये व्हेन का रिप्लाई है आप लोगों के लिए। व्हेन से जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो ये व्हेन का रिप्लाई हो गया। कब सैंग किया? व्हेन डिड द चाइल्ड सिंग ए वंडरफुल सॉन्ग इन द पार्टी। कैसे क्वेश्चन किया? देखो जरा, मैं WH वर्ड यूज कर रहा हूं, व्हेन, ठीक है। डिड द चाइल्ड सिंग अ वंडरफुल सॉन्ग इन द पार्टी, कब सिंग किया है? तो यस्टरडे जो है सिंग किया है उसने। तो यहां पे इस तरीके से व्हेन का रिप्लाई जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम आपका हो जाया करता है। तो ये डिफरेंट मेथड मैंने बताए हैं जिनसे आप किसी भी सेंटेंस में बहुत इजीली क्वेश्चंस करके जो डिफरेंट वर्ड्स हैं उनके पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं, बहुत अच्छे से समझें। अच्छा, एक सेंटेंस में और दे रहा हूं, देखो, द चाइल्ड सैंग wonderfully in the party yesterday. The child sang wonderfully in the party yesterday. अब देखना जरा भाई, इस सेंटेंस को भी समझो। यहां पे भी वर्ब वही है, sang वर्ब है, बेस वर्ब सिंग है, उसकी सेकंड फॉर्म जो है मैंने जो दे रखी है वो पास्ट में, पास्ट के परमानेंट, फ्रीक्वेंट या स्केड्यूल्ड एक्शंस को शो करने के लिए सेकंड फॉर्म का यूज मैंने कर रखा है। अब यहां पे ये चाइल्ड नाम का वर्ड क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब मैं यदि यहां पे देखूं तो मैं देख पा रहा हूं कि इस सैंग नाम की वर्ब का इफेक्ट किस पे हो रहा है? ट्रांसफर तो कर ही नहीं पा रहा है। चाइल्ड जो है, सैंग नाम की वर्ब जो एक्शन है, इसका इफेक्ट कोई
पड़ ही नहीं रहा है किसी दूसरे वर्ड पे। जैसे सैंग का इफेक्ट किस पे पड़ रहा था, सॉन्ग पे पड़ रहा था, राइट। उसी तरीके से यहां पे कोई ऐसा वर्ड नहीं है, ना तो वट का रिप्लाई है और ना ही हुम का रिप्लाई है, तो वट और हुम का रिप्लाई है नहीं, ठीक है। वट डिड द चाइल्ड सिंग वंडरफुली इन द पार्टी यस्टरडे, क्या सिंग किया, नहीं पता है। हुम का तो रिप्लाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हुम का रिप्लाई हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग को रिप्रेजेंट करता है वो तो कहीं है ही नहीं इसमें। तो क्योंकि वर्ब का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वट और हुम का रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो यहां पे देखो वट और वट का रिप्लाई मिलने के बाद यहां पे सॉन्ग पे इफेक्ट हो रहा था, जो वर्ब ट्रांजिटिव थी, वट का रिप्लाई ना मिलने की वजह से अब वही वर्ब आप लोगों के लिए सेंटेंस में इंट्रांजिटिव हो चुकी है। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये इफेक्ट होता है। वट और हुम से क्वेश्चन करके देखना, वट और हुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, वट और हुम का रिप्लाई मिल रहा है, तो ट्रांजिटिव नहीं मिल रहा है, तो तुरंत वो वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव हो जाया करती है, राइट। उसके बाद देखो एक सेंटेंस में कह रहा हूं, ऋतिक सेट अ चेयर नेक्स्ट टू द बेड। ये एक सेंटेंस मैंने आपके सामने गिवन किया है, ऋतिक सेट अ चेयर नेक्स्ट टू द बेड। इस सेंटेंस में बेशक ये सेट नाम का वर्ड वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब सब्जेक्ट के द्वारा ये जो सेट नाम की वर्ब है, इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, किसे सेट किया, चेयर को सेट किया। ये चेयर ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट जो है ये वट का रिप्लाई है, और जैसे ही वट का रिप्लाई मिल गया तो ये वर्ब आपकी सेंटेंस में ट्रांजिटिव हो गई है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई है। लेकिन और देखो सेंटेंस जरा, मैं ये इरेज कर रहा हूं यहां से, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई है यहां पे सेंटेंस में। ये एक सेंटेंस में कह रहा हूं, द सन वॉज सेटिंग एंड ए रेड ग्लो फिल्ड द स्काई। एक सेंटेंस ये देखना जरा, इस सेंटेंस में भी एक मेन वर्ब जो है वो सेटिंग है। इसी वर्ब सेट जो वर्ब थी इसकी आईएनजी फॉर्म है, ये मेन वर्ब हो गई आप लोगों की, ठीक है। और इस वर्ब के बाद मैं देख रहा हूं कोई वट का रिप्लाई नहीं है। ये एंड नाम का वर्ड जो है ये क्या है, कंजंक्शन है, वट का रिप्लाई नहीं है, क्योंकि जो सेट हुआ है सन, ठीक है, वो तो खुद क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट बना हुआ है, ना तो वट का रिप्लाई है ना ही हुम का रिप्लाई है। और क्योंकि वट और हुम का रिप्लाई नहीं है, रिप्लाई मिलने की वजह से जो ट्रांजिटिव वर्ब थी, अब वट और हुम के रिप्लाई ना मिलने की वजह से वही वर्ब आप लोगों के लिए इंट्रांजिटिव वर्ब हो चुकी है। अब ये सेंटेंस में जो वर्ब मैंने आपको गिवन की है ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है बेशक, ठीक है। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब फिर से हो गई। और देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। एक सेंटेंस में कह रहा हूं, some farmers in this village grow cotton in their field। ये एक सेंटेंस देखना, मैंने बताया था, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि प्रेपोजिशन प्लस नाउन जो है वो फ्रेज हुआ करती है, ठीक है, फ्रेज हुआ करती है, और वो फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब का काम करती है, ये बात मैंने बताई थी। और ये फ्रेज जो है ये एडवर्ब, प्रेपोजिशन प्लस नाउन थी, एडवर्बियल फ्रेज हो रही थी, एडवर्ब ऑफ प्लेस थी। लेकिन इस सेंटेंस में देखो, सम फार्मर्स नाम का जो वर्ड जो है ये बेशक नाउन है, और ये प्रेपोजिशन प्लस नाउन, ये जो प्रेपोजिशन प्लस नाउन इज इक्वल टू फ्रेज है,
ये जो फ्रेज है ये व्हाट काइंड ऑफ फार्मर्स की बात वो कर रहा है। देखो कैसे क्वेश्चन करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ फार्मर्स ग्रो कॉटन इन देयर फील्ड, किस प्रकार के फार्मर्स जो है ग्रो करते हैं कॉटन इन देयर फील्ड। तो रिप्लाई क्या मिला, सम फार्मर्स इन दिस विलेज। ये जो इन दिस विलेज नाम का वर्ड है ना, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, फार्मर्स नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये जो फ्रेज है ना प्रेपोजिशन प्लस नाउन, अब ये बेशक किसका काम कर रही है, ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। ठीक है, और भी आप मेरी दूसरी वीडियोस जब आप देखोगे, जो चैप्टर्स की वीडियोस हैं, वहां पे इन फ्रेजेस को हमने बहुत अच्छे से कैटेगराइज कर रखा है कि किस तरीके से वो जो है वर्ब को क्वालिफाई कर रहे होते हैं। वेयर का रिप्लाई होता है तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है। व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फार्मर्स जो है ग्रो कॉटन इन देयर फील्ड, किस प्रकार के फार्मर्स की बात हो रही है जो ग्रो करते हैं कॉटन को अपने फील्ड में। ठीक है, तो रिप्लाई मिला सम फार्मर्स इन दिस विलेज। जो फार्मर्स कहां के हैं, जो है किस प्रकार के फार्मर्स, जो फार्मर्स इन दिस विलेज के फार्मर्स है। तो ये जो है इन दिस विलेज, ये फार्मर्स नाम के नाउन को क्वालिफाई करने के लिए अब ये फ्रेज जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज आप लोगों के लिए हो चुकी है। लेकिन मेन बात करते हैं, ये ग्रो नाम का वर्ड वर्ब है। अब किसे ग्रो किया जा रहा है, कॉटन को ग्रो करते हैं, तो ये कॉटन नाम का वर्ड ऑब्जेक्ट हो गया। और ये किसका रिप्लाई है, बेशक ये व्हाट का रिप्लाई है। और व्हाट का रिप्लाई हो गया तो ये वर्ब जो है बेशक ट्रांजिटिव आप लोगों के लिए हो चुकी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, लेकिन एक सेंटेंस देखो मैं कह रहा हूं, कॉटन ग्रोज वेल इन द हॉट क्लाइमेट। अब इस सेंटेंस में देखना, ठीक है, बहुत सारे सेंटेंसेस आप इस तरीके से देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पे ही मेनली हमारा वर्क हो रहा है। व्हाट और हुम का रिप्लाई हमेशा ऑब्जेक्ट होता है तो वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगी, उसका रिप्लाई नहीं है तो वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाया करती है। इस सेंटेंस में ये जो ग्रोज करके वर्ब है ना, बेशक इसके बाद ये ग्रोज के बाद ये जो वेल है, ये वर्ड नेचर में एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर ये हुआ करता है, हाउ का रिप्लाई है। और जिसको ग्रो किया जा रहा है वो खुद सब्जेक्ट बन चुका है, जिसको ग्रो कर किया जा रहा है। जैसे यहां पे ग्रो के बाद कॉटन जो है ये ऑब्जेक्ट बना हुआ था, लेकिन अब यहां पे ये खुद सब्जेक्ट बन गया। तो वर्ब के बाद में जो है व्हाट और हुम का रिप्लाई मिलना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो ग्रो हो रहा है कॉटन वो खुद से ही सब्जेक्ट बना हुआ है सेंटेंस में। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं है, तो अब ये वर्ब जाके आप लोगों के लिए जो है इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाया करती है। इस तरीके से आप देख सकते हो। और चेक करते हैं सेंटेंसेस को, यहां से मैं इसको इरेज कर रहा हूं। एक सेंटेंस में कह रहा हूं, द मैन sank द शिप। एक सेंटेंस ये है, द मैन सैंक द शिप। सिंक एक वर्ब होती है, उसी की सेकंड फॉर्म है। अब यहां पे बेशक वर्ब के बाद में ये जो शिप है ना, ये बेशक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये व्हाट का रिप्लाई है। और जैसे ही व्हाट का रिप्लाई मिल गया है तो ये जो वर्ब है आप लोगों के लिए ट्रांजिटिव वर्ब हो चुकी है। लेकिन अब यहां पे देखो, एक सेंटेंस में कह रहा हूं, द मैन सैंक इन द मड। एक सेंटेंस मैंने कहा, द मैन सैंक इन द मड। इस सेंटेंस में समझना जरा, यहां पे जो वर्ब है सैंक, ठीक है। अब देखो, एक तो सिंक जो वर्ब होती है, सिंक मीन्स होता है बेशक डूबना किसी भी थिंग का, राइट। जबकि एक जो सिंक वर्ब होती है, इसका मतलब ये भी होता है टू सबमर्ज, सबमर्ज होना, या फिर जो है बिकम पार्टली बरीड, टू बिकम पार्टली बरीड। पार्टली बरीड का मतलब होता है एक तरीके से, जैसे मैं कहूं धंस जाना,
ये सेंस को शो करता है। और ऐसी कंडीशन में ये जो सिंक वर्ब होती है ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ करती है। इसके बाद देखो मैन जो है वो क्या हो गया, सैंक इन द मड, यानी कि मड में वो पार्टली बरीड हो गया, सबमर्ज हो गया, धंस गया है। तो यहां पे वर्ब के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ना, बेशक ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है। मैन ने सैंक किसको किया, यहां पे शिप को किया था, ये ऑब्जेक्ट हो गया था। लेकिन यहां पे मैन ने इन द मड को जो है सैंक नहीं किया, ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये भी बात हमेशा ध्यान दें, ठीक है। क्या कि प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। यहां पे ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, राइट, क्योंकि वर्ब का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, शिप पे पड़ रहा है। मैन ने सैंक किसको किया, शिप को किया। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी वर्ब को उसके बाद मिलने वाले नाउन प्रोनाउन के लिए किया जाता है तो ही वो वर्ब ट्रांजिटिव हुआ करती है। मैंने कहा जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के द्वारा वर्ब को किसी उसके बाद मिलने वाले नाउन प्रोनाउन के लिए किया जाता है तो वर्ब ट्रांजिटिव हुआ करती है। जैसा कि यहां पे मैन ने सैंक करने का काम किसको किया है, शिप को किया है। इसका इफेक्ट किस पे आ रहा है, शिप पे आ रहा है। लेकिन यहां पे सैंक जो है इन द मड को नहीं किया है, ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपका हो गया है। तो ये जो वर्ब है ये बेशक आप लोगों की इंट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। समझते हो इस बात को। और देखो एक सेंटेंस में कह रहा हूं, आई टीच इंग्लिश डेली, एक सेंटेंस में ये कह रहा हूं। और एक सेंटेंस में कह रहा हूं आई टीच एट इंग्लिश हाउस, आई टीच एट इंग्लिश हाउस। ये टू डिफरेंट सेंटेंसेस आपके सामने हैं। दोनों सेंटेंसेस में समझना, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में बेसिक डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। व्हाट और हुम का रिप्लाई जो है वर्ब को ट्रांजिटिव बना देता है, व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं है तो वो उस वर्ब को इंट्रांजिटिव डिजाइन कर देता है। सेंटेंस आपके सामने, ये जो वर्ब है बेशक इसके बाद ये जो इंग्लिश है बेशक ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये व्हाट का रिप्लाई है, किसे टीच करने की बात कर रहा है वो, व्हाट डू आई टीच डेली, व्हाट डू आई टीच डेली, तो रिप्लाई मिला आई टीच इंग्लिश डेली, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये वर्ब ट्रांजिटिव होगी। डेली नाम का वर्ड जो है ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, व्हेन का रिप्लाई है। लेकिन यहां पे इस सेंटेंस में टीच नाम की वर्ब के बाद व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं है, ठीक है। क्या टीच किया जाता है ये नहीं बता रखा है। हुम का रिप्लाई तो कोई पर्सन होता है, लिविंग नाउन या प्रोनाउन होता है, वो है नहीं, तो हुम का रिप्लाई तो बेशक नहीं है। व्हाट का रिप्लाई भी नहीं मिल रहा है, तो व्हाट का रिप्लाई ना मिलने की वजह से जो वर्ब पहले ट्रांजिटिव थी अब वो वर्ब जो है इंट्रांजिटिव हो गई है। और ये जो इंग्लिश हाउस है बेशक ये ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आप लोगों के सामने हो रखा है। ये डिफरेंस है जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का हुआ करता है। और एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को यदि बताऊं तो वो है क्या कि इंट्रांजिटिव जो वर्ब्स होती हैं डोंट हैव देयर पैसिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स डोंट हैव देयर पैसिव। इंट्रांजिटिव वर्ब्स की कोई पैसिव वॉइस नहीं होती है। If you find any sentence in which the given verb is intransitive, then you can't change that in passive voice. Intransitive verb किसी भी सेंटेंस में है तो आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हो। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव देयर पैसिव, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स की ही पैसिव वॉइस हुआ करती है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपको पता है ऑब्जेक्ट मिलता है, और जब ऑब्जेक्ट होगा तो ही वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनने की एबिलिटी या पावर रखता है। ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा। कब होगा ऑब्जेक्ट, जब ट्रांजिटिव वर्ब होगी तभी पैसिव वॉइस हो सकती है। इंट्रांजिटिव यदि एक्टिव वॉइस के किसी सेंटेंस में है तो क्योंकि हमें पता जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कैसे बनाओगे, और जब तक सब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक पैसिव वॉइस भी पॉसिबल
नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताया है। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं फंडामेंटल्स की बेसिक्स की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।